Hello everyone, welcome to your family Be The Brand, and this is Abhishek Pratap Singh in front of you, and today we are going to start our part 2 series of remaining this chapter। यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 2 के पार्ट 1 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अध्ययन कर लिया है। हमने पार्ट 1 डाल दिया है। हमने इसके पहले ही चैप्टर में आपसे डिस्कशन कर रखा है कि आने वाले चैप्टर्स की लेंथ ठीक ठाक बड़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक मात्रा में बड़ी होने वाली है। हम चाहते तो सारी वीडियोस को एक साथ करके दे देते आपको, लेकिन उससे क्या होता कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया और करना कुछ कम है, तो धीरे धीरे जिससे आपको बोरियत भी ना फील हो और एक इंटरेस्टिंग वे के फॉर्म में आप इसे पढ़ भी पाएँ। तो हमने भूमि, मृदा को पढ़ लिया है। इस वीडियो में जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं जल की ओर। देखिए, जब जल की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है कि कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा जीव, वनस्पति इस पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है जो बिना जल के अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। चाहे वो हम मनुष्य हों और चाहे इस पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी कीट पतंगा, यहाँ तक इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। तो जल के बारे में क्या है? जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हमने जो पहला चैप्टर संसाधन पढ़ाया इसका, उसमें हमने बताया कि संसाधन क्या है, मानव निर्मित, प्राकृतिक, प्राकृतिक के अंतर्गत अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है भूपृष्ठ, यानी कि जो भूपटल है, हमारा भूपृष्ठ है पृथ्वी का, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व, कितना 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व तो हमारा अस्तित्व हुआ, लेकिन सीधा मनुष्य तो आसमान से टपक नहीं आया कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व आसमान में हम लोग बढ़िया नीचे बैठे थे, कुछ मतलब प्राकृतिक वनस्पति सब कुछ अपना मॉडरेट स्टेज में आ गई थी और आसमान से एकाएक 2 व्यक्ति टपक पड़े और पूरी की पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई लोगों से। ऐसा तो हुआ नहीं। सबसे पहले महासागर हुए, महासागरों में कुछ प्रकार की वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। वनस्पतियों की उत्पत्ति देखिए, यहां पर हमने शब्द क्या प्रयोग किया है कि जीवन आदि महासागरों में आरंभ हुआ। तो जीवन का अर्थ किसी जीव के जीवन से ही नहीं है, वनस्पति में भी तो प्राण पाए जाते हैं। विज्ञान इसे सिद्ध कर चुका है, ये अपने आप में एक फैक्ट है कि वनस्पतियों में भी जीव होते हैं, यानी जीवन होता है, उनमें भी उनकी आत्मा, सोल, पावर, जो भी कहो आप, होता है। तो उत्पत्ति जीवन की वनस्पति को भी हम मान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन हुआ तो सीधा मनुष्य या फिर कोई कीट या कोई जानवर ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई वनस्पति की उत्पत्ति भी हुई हो सकती है, ठीक। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में भी पृथ्वी पर सर्वाधिक जल का विस्तार महासागरों के रूप में ही पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर अलवणीय जल, ध्यान से देखिएगा, अलवणीय जल जिसे हम लोग अपने प्रयोग में लेते हैं, यानी कि नमक युक्त जो जल नहीं है, जो हमारे यूज में आ सकता है, वो मात्र 2.7% अवेलेबल है, यानी 2.7% है, जिसका 70% बर्फ के रूप में और हिमालयों में रखा हुआ है, जो कि मनुष्य के प्रत्यक्ष प्रयोग से पर्याप्त दूर है। अब भाई आपके घर में मान लो कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो आप लोग तो ये करोगे नहीं कि भाई जल की कमी है तो चलो बल्टी वल्टी उठाओ, टंकी वंकी उठाओ, अंटार्कटिका चलते हैं, वहां से बढ़िया ग्लेशियर से पानी लेके आएंगे और प्रोग्राम हम लोग कर रहे होंगे। ऐसा तो संभव है नहीं। यानी जो भूमिगत जल होगा, वर्षा का जल होगा, यही क्षेत्रों से आप जल को प्राप्त करके उनका उपयोग आप कर पा रहे होगे, ठीक है। अर्थात 1% अलवण जल मानव उपभोग के लिए भौम जल का अर्थ समझ रहे हैं, वही धरती के अंदर जिसमें आप लोग मोटर वोटर डाल के पानी एकदम बढ़िया ठीक ठाक निकाल लेते हैं। नदियां तो सतत वाहिनी है ही हैं, झील हैं, में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल चक्र प्रक्रिया के कारण जल की मात्रा स्थिर रहती है। यानी अगर मैं सामान्य भाषा में इसे आपको कहूं तो ये आप मान सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी है, तो इस पर जल ना अधिक मात्रा में होगा ना कम मात्रा में होगा। जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा में स्थिर रहेगा, ठीक।
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, उसका संतुलन वो बनाने का हमेशा प्रयास करती है। चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर जितना जल उपस्थित था और वर्तमान समय में जितना जल उपस्थित है, उसमें लेश मात्र भी कमी नहीं आई होगी। क्यों? अब आपको ऐसा लग रहा होगा अगर ऐसा होता तो जल से उत्पन्न दिक्कतें क्यों होती। देखिए मैंने क्या कहा, जल की मात्रा को, अब जो प्रकृति है उसके अर्थ में जल संपूर्ण एक है, तो कभी समुद्र में जल की मात्रा अधिक तो कभी नदियों में समुद्र जल की मात्रा अधिक, यहाँ तक कि जो वाष्प के रूप में प्रकृति में जल आर्द्रता उपस्थित है वो भी तो जल का ही एक स्वरूप है। तो यानी पृथ्वी के पूरे वेट में उसका भी तो अपना भार इंक्लूड है। तो यानी कि जल की मात्रा स्थिर रहती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है। जल चक्र प्रक्रिया क्या हुआ, बरसात हुई, जल का एकत्रीकरण हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्प बन के फिर बादल बने, फिर वर्षा हुई। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी को जल चक्र प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। तो जल के संबंध में ये जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। और कुछ चीज़ें जानते हैं। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3805 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। यानी कि घन किलोमीटर प्रति वर्ष, एक वर्ष में एक घन किलोमीटर में 3805, ठीक है 850 है, इतना उपयोग था। और 2000 में बढ़कर 6000 घन मीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गया है। तो वर्तमान समय में 2000 यानी 20 साल और गुजर चुके हैं, हम लोग 2021 में आ चुके हैं, तो और ज़्यादा उसकी उपयोगिता बढ़ गई होगी। तो जल की समस्या चारों तरफ जैसी है उसका हमें पर्याप्त उदाहरण देखने को भी मिल रहा है। एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। ये अपने आप में एक फैक्चुअल डेटा है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि भारत में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नल का प्रयोग करने के बाद वह फिर चाहे आपका टोटी हो या फिर किसी भी स्थान का सार्वजनिक जल का क्षेत्र हो, वहाँ पर बूंद टिपकती रहती है, टपकता रहता है, कोई ध्यान नहीं देने वाला। क्यों भाई, पानी की बूंद है कौन। लेकिन जानते हैं एक महीने में 100 लीटर और पूरे साल में लमसम 1200 लीटर जल वेस्ट हो रहा है। सोचिए एक बूंद का। और कई कई क्षेत्र हैं जहां पर जल नहीं उपस्थित हैं और कहीं जहां जल उपस्थित है वहां पर एक बूंद से ज्यादा भी वेस्ट किया जा रहा है पानी। जल उपलब्धता की समस्याएं, देखिए वर्तमान परिदृश्य में विश्व में व्याप्त जल से संबंधित जिन जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं उनको भी जानना आवश्यक है। दरअसल हुआ क्या कि जब मनुष्य का विकास संभव हो गया, विकास कर लिया चरम स्तर पे, सब कुछ खाना पीना भी अच्छा कर लिया, तेल पैसा गाड़ी सब कुछ हो गया, पीने के लिए पानी कहाँ से लाएं महोदय। अब पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है तो कहेंगे अब उसको हम पढ़ें हम लोग। सोचिए मनुष्य कितना ज़्यादा अपने ही आप में एक उलझा हुआ प्राणी है। पहले खुद जब प्रकृति जल पर्याप्त मात्रा में देती है तो उसके महत्व को समझता नहीं है, और जब महत्व को समझता है तो उसको यहाँ बच्चों को किताब में पढ़ने के लिए दे दिए कि बच्चों तुम पढ़ो, यानी पीछे वाली पीढ़ी आके बर्बाद कर दिए और पढ़े हम बच्चे लोग और हम लोग पढ़ाएं। तो सोचिए कितना बड़ा अपने आप में एक ये बन चुका है कंट्राडिक्शन। लेकिन जो चीज़ें हैं अब पढ़ाया जाना भी आवश्यक है जिससे वे बच्चे समझ पाएं उन चीज़ों को कि आने वाले भविष्य में जल की उपलब्धता क्या है या क्या होने वाली है और वर्तमान समय में उसका किस प्रकार उपयोग किया जाए। इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। अधिकांश अफ्रीका वाले रीजन में आप समझ सकते हैं वहाँ पर सोना, हीरा, तेल, चांदी यानी जो धातुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, लेकिन वहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है। तो हीरा, सोना, चांदी और पेट्रोल पी के तो बॉडी चलेगी नहीं। कोई गाड़ी का इंजन तो है नहीं कि उसको मोबिल ऑयल मिलेगा तो वो खचर खचर दौड़ेगी। कोई कार्बन रिएक्शन तो होनी नहीं है इसमें। पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग एवं ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोग जल की समस्या से ग्रसित हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से आप ये समझ सकते हैं कि 2020 में कोरोना पीरियड के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, जो विश्व का एक बहुत ही बड़ा जंगल क्षेत्र है, वहाँ पर आग लगने के कारण जब जल की उपलब्धता की कमी हो गई थी, वहाँ पर जानवरों के लिए, लोगों के लिए भी जब वहाँ पर कमी हो गई थी तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि सरकार ने आदेश दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया में ऊँट हैं, वहाँ पर ऊँटों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो 10,000 ऊँटों को मरवाने का
कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था कंपनियों को, उनको मरवा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जल को स्टोर कर लेते हैं। तो सोचिए मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस प्रकार की निर्ममता युक्त घटनाओं पर आकर रुक चुका है। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथा इसका अति उपयोग और इसे अनुपयुक्त बना देते हैं। क्या? एक नवीकरणीय संसाधन है तथा इसका अति उपयोग यानी कि अति में उपयोग करना इसे अनुपयुक्त बना देते हैं। अब जल का आप जितनी, अब नहाने में आपको 10 लीटर 20 लीटर पानी लगता है, बढ़िया शावर चला के वो भी लार्ज साइज वाला, और उसमें बढ़िया आप लोग 60-60 लीटर पानी बहाए पड़े हो, तो ये सब कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो जल का अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित कल कारखानों आदि औद्योगिक प्रक्रमों से जल अत्यंत दूषित हो जा रहा है। भारत जैसे क्षेत्र में तो मान लीजिए जो ये औद्योगिक महाराज हैं, कल कारखाने हैं, और जो शोध नहीं कर रहे हैं, यानी जो मेडिसिन वाले फैक्ट्रीज हैं, उनसे केमिकल तो रिलीज हो रहा है, तो वो नदियों में तो छोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा जो भारत का प्रत्येक सामान्य व्यक्ति है, उसका भी जल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ी हाथ है। क्यों है? आप लोग देखते होंगे, ट्रेन से गुजरते होंगे, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, गुजर रहे हैं, ट्रेन बस गाड़ी से गुजर रहे हैं, हाथ में सिक्का लिए हैं, हे भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, मेरा ये परीक्षा में पास करा दो। सिक्का लेंगे, टन से पानी में फेंक देंगे। न जाने कितने आय का भारत का प्रत्येक वर्ष नुकसान होता है। सिक्का 1-2 रुपए का होता है, लेकिन भारत का अगर प्रत्येक व्यक्ति 1-1 रुपए फेंकता है तो भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान समय में 135 करोड़ है। नुकसान कितना हुआ भारत के राजस्व का? 135 करोड़। मैं मान लेता हूं नहीं करती, 50% जनसंख्या ही कर रही है, 70 करोड़ तो कर रही है। 70 करोड़ भी अगर कर रही है, 80 करोड़ कर रही है, तो उसका 70-80 करोड़ का राजस्व का नुकसान नहीं हुआ सिक्का जो वो फेंक रहा है। और प्लस फेंका तो फेंका, सिक्का जिस धातु से बना होता है उसमें क्रोमियम होता है, और क्रोमियम में ही क्रोमियम 6 होता है जो कि जल को टॉक्सिक बना देता है, जिससे उसमें रहने वाले जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जल संरक्षण का अध्ययन अब हम लोग कर लेते हैं कि हमने ये तो जान लिया जल क्या है, उपलब्धता की समस्या, संरक्षण। बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। कैसे? बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, यानी यही जो मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं या फिर मेडिसिन फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से जो मेडिसिन बनी, अब उसको जल को आप सीधे बहाने के बजाय उसको प्योरीफाई का प्रोसेस करो। जब तकनीकी इस स्तर पे आ गई है कि ज़मीन के 300-300 फुट नीचे से जल को निकाला जा सकता है, तो जल को शुद्ध करने के लिए आप तकनीकी नहीं बना सकते हैं, बनाना तो संभव है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। पृष्ठीय प्रवाह से आप क्या समझ सकते हैं? यानी कि मान लीजिए पृथ्वी के ये 2 क्षेत्र हैं, यहाँ पर जल की मात्रा अधिक उपस्थित है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन यहाँ पर जो जल है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर लोगों ने इतना प्रयोग किया कि इसका भी जल खत्म हो गया, प्लस यहाँ के अंडर वाटर क्षेत्र में भी कम हो गया। तो चूंकि समस्त पृथ्वी तो अंदर अपने आप में आपस में जुड़ी हुई है, तो जब यहाँ जल की कमी होगी तो प्रकृति का नियम क्या है? बैलेंस को मेंटेन करना, यानी संतुलन की अवस्था। तो यहाँ का पानी रिस कर नीचे जाएगा और यहाँ का पानी खसक कर यहाँ जाएगा, क्योंकि उसे बैलेंस क्रिएट करना है। तो इस क्षेत्र की अधिकता प्रयोग के कारण इस क्षेत्र के जल का भी उधर संवहन हो गया, तो उससे नुकसान क्या हुआ? पूरी क्षेत्र का हुआ। तो वही कह रहा है कि जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरे, यहां भी आप जल को संग्रहित करो, यहां भी करो, दोनों जगह से जो है अपना लेवल मेंटेन रहेगा, बैलेंस। तो इधर का पानी ना उधर ना उधर का इधर, तो बैलेंस अपने आप में क्रिएटेड फॉर्म में रहेगा। ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर विधि के प्रयोग से सिंचाई करना। जिन क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्प अधिक बनती है, वहां पर हमने अभी वीडियो में इसके जो पार्ट 1 है उसमें बताया है कि कई सारी विधियां हैं, जहां पर जैसे खेत होता है, खाली स्थान पर पत्तियों को डाल दिया, खाद को डाल दिया, तो उससे नमी बनी रहती है। वो ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से, यानी पेड़ की शाखाओं के पास से ड्रिप यानी टपक विधि से करना। और पेड़ अगर जो है कम जल वाले हैं तो उनको स्प्रिंकलर यानी छिड़काव वाली मशीन आती है, उनसे जल को उनको पूरित करना। ठीक है। और जल एकत्रीकरण को देखिए, इसमें सबसे सामान्य चीज है वृक्षों को लगाना, जल एकत्रीकरण को बढ़ावा देना, वर्षा जल को संग्रहित करना। ये सब ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको आप कहीं भी कभी भी लिख देंगे तो आपके नंबर कभी भी कटने वाले नहीं हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन को जान लेते हैं। देखिए, इसका जो एक विस्तृत अध्ययन है और एक
अच्छा खासा जो फैला हुआ स्वरूप है इसका पढ़ने का, ये आगे आपको मिलता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन अभी के लिए आप इसका एक परिचयात्मक अध्ययन करिए, और परिचयात्मक अध्ययन के फलस्वरूप ही इसको हम क्लास 7th की सीरीज में बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके पढ़ाना ये तो कोई अच्छा बात है नहीं, और उसी समय को खराब करना आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप जाकर वहाँ से उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर उन क्षेत्रों से रिलेटेड जो नई चीजें हो सकती हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं कि ऐसा केवल जैवमंडल क्षेत्र में संभव है। अब जैवमंडल क्षेत्र कौन कौन सा है? जहां पर आपका जलमंडल उपस्थित हो, आपका वायुमंडल उपस्थित हो और आपका स्थल मंडल उपस्थित हो। जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों के सम्मिलित स्वरूप के फलस्वरूप जो ये क्षेत्र निर्मित हुआ, ये ब्लैक वाला क्षेत्र, यही आपका जैवमंडल है। क्योंकि जैवमंडल में से अगर स्थल, जल, वायु में से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति हुई तो वहां पर उसका अस्तित्व तो संभव हो ही नहीं पाएगा। तो यानी जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर में, किसमें? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योनाश्रित है। जैसे एक पक्षी कीड़े पर आश्रित है, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी पर, बड़ी मछली छोटे मछली पर, मनुष्य खाद्यान्न पर, खाद्यान्न जमीन पर, जमीन छोटे छोटे जीवों के उर्वरक जो क्या कहते हैं वनस्पतियां और इन सबसे खाद्य पदार्थ हैं प्राकृतिक, इनसे, यानी हर चीज एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि अन्योनाश्रित है। तो ये आपका हो गया कि आश्रित है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। पौधे एवं वनस्पतियां हमें ऑक्सीजन, इमारती लकड़ी, जीवों एवं पक्षियों के आश्रय एवं मृदा के लिए रक्षक मेखला, रक्षक मेखला के लिए आप लोग समझ रहे हैं सेफ्टी बेल्ट। ठीक, क्या चीज? सेफ्टी बेल्ट के फॉर्म में ये होता है। अभी हमने पार्ट 1 में ही आपको बताया कि कैसे पेड़ कतार में लगे होते हैं, तो वहाँ पर वो खेतों के लिए अच्छी स्टेज में हो जाते हैं। ठीक है, करती है। इनका हमारे जीवन से सीधा जुड़ाव के कारण इनका अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पतियों को वर्तमान समय में बहुत क्षति पहुंचाई गई है। बड़े बड़े क्षेत्र यानी जो अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, या फिर भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर भी जो प्राकृतिक वनस्पतियों से संपन्न देश थे वहाँ पर भी उनका अति दोहन हुआ। इसलिए अब आवश्यक हो गया है कि इनका अध्ययन करके आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में सचेत किया जाए और उनको बताया जाए कि किस प्रकार इनका संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान स्वरूप में इनको फैलाया जा सकता है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव भी आते हैं। प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। यानी अगर लोग कहते हैं कि यार मक्खी क्यों है, छोटे छोटे कीड़े क्यों हैं, इनका भी पारितंत्र में अपना एक महत्व है। अब कीड़े नहीं होंगे तो पक्षी ही क्यों होंगे, और पक्षी नहीं होंगे तो फिर जो खाद्यान्न है वो नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर पक्षी नहीं होगा तो कीड़े जरूर होंगे, और कीड़े नहीं होंगे तो पक्षी बिल्कुल नहीं होंगे। तो दोनों का आपसी एक संयोग होना आवश्यक है। देखिए, कीड़े हैं, उर्वरकता को बनाए रखना चाहते हैं, उनको खा के पक्षी मेंटेनेंस, बैलेंस बना लेता है। तो इसी प्रकार से मनुष्यों की श्रेणी में भी होता रहता है। फिर आता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। किस प्रकार से? देखिए, वितरण को हमने पीछे वाले चैप्टरों में बहुत अच्छा अध्ययन बेहतरीन तरीके से कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक परिचयात्मक देख लेते हैं और आप इसको पीछे की कक्षाओं में देख सकते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है, और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। इन चारों को हमने बहुत ही अच्छे से अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है, और इनके विस्तृत स्वरूप का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं वन के लिए। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के कारण वन बनते हैं। हमने अभी पिछली ही
क्लास के सेगमेंट में सेकंड लास्ट चैप्टर्स में ये सब पढ़ाया है। वन वाले क्षेत्र में हमने अमेजन को पढ़ा रखा है, भारत के क्षेत्र को पढ़ा रखा है। घास स्थल में हमने मरुस्थलीय क्षेत्रों को और जो क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घास स्थल है उनको हमने पढ़ाया है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गुल्म यानी कि जो कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में गुल्म या कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, यानी कि जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए। टुंड्रा में आपके शीतकटिबंधीय ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, यानी ऐसी वनस्पतियां जो बहुत ही मुलायम, बहुत ही हल्की होती हैं, जिनसे पेपर अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। और इन्हीं टुंड्रा या फिर शीतकटिबंधीय क्षेत्रों के पेड़ों पर एक विशेष प्रकार की आकृति भी नायक नायिकाएं कभी कभी बना लेते हैं, तो वो वही वाली आकृति उन्हीं क्षेत्रों के पेड़ में होती है। अब यानी कि अगर दार्जिलिंग में कोई प्राणी गए हैं दो और वहाँ पे जाके पेड़ के ऊपर वो अत्याचार करके, किसी प्रकार से बहुत अत्याचार करके उसके ऊपर ऐसा बनाते हैं, उस पर फिर तीर भी मार देते हैं। अब जैसा भी तीर मारते हो हमें नहीं पता, उनको जरा बुला लाइए पकड़ के और उनसे कहिए भाई साहब जरा आप चलिए केरल में और वहाँ पर पेड़ पे आप जरा प्रेम से करिए, तो उनकी उंगलियाँ को थोड़ा कष्ट महसूस होगा ऐसा बनाने के लिए, तो वो कहेंगे कि रहने दो, ये इतना ही काफ़ी है। कितना? इतना ही काफ़ी है। वो ऐसे ही बना देंगे, तो वो कहेंगे टूट गया, तो उसको ये सब आप छोड़िए। तो हमारा ये पार्ट 2 सीरीज यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के जो PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।